रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया कि हम एक सीरीज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि पूरे देश के जितने भी डिसेबिलिटी कमिश्नर्स हैं उनसे आपको रूबरू करवाया जाए और उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में क्या चल रहा है उनसे जाना जाए। कुछ ऐसे मुद्दे जो आप लोग चाहते हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए, उन मुद्दों पर उनकी राय ली जाए, उसको भी हम इस शो में उठाते हैं। तो पिछला शो हमने किया था नागालैंड के डिसेबिलिटी कमिश्नर के साथ, और इस सीरीज में जो हमारा दूसरा शो है वो है गुजरात के स्टेट कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी श्री विष्णु कुमार राजपूत साहब के साथ। जानेंगे गुजरात में क्या चल रहा है, और इस बार उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है उनकी सेवाओं के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, और पिछले एपिसोड भी अगर आपने सुनने हैं तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नेशनल अवार्ड मिला। जी थैंक यू। सर, सबसे पहले थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं। मैं जुलाई 21 से डिसेबिलिटी कमिश्नर हूँ गुजरात में। और मैं मतलब कोई जानता नहीं था इस ऑफिस को। गुजरात में ऐसी स्थिति थी और केसों की संख्या बहुत कम थी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70-80 से ज़्यादा साल में केस नहीं आते थे। ये मैं बता रहा हूँ, जब से ऑफिस स्टार्ट हुई थी तब से, मतलब ये ऑफिस स्टार्ट हुई थी 1998 में, तब से मैंने ज्वाइन किया। तब तक ये पोजीशन थी कि हार्डली 70-80-90 के आसपास केस आते थे पूरे साल में। और जब से मैंने चार्ज लिया तो मतलब मैंने कोशिश की समझने की कि केसेस की संख्या क्यों कम है। जैसे हम जानते हैं कि आईईसी एक्टिविटी की कमी होती है, लोगों तक हमारा मैसेज नहीं होता है, तभी लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्टाफ ने मुझे बताया कि सर वो अभी कोरोना होकर गया है, इसके लोग नहीं आते हैं। तो मैंने बोला कोरोना से पहले भी केस की संख्या कम ही थी, कोरोना में तो बहुत कम हो गई। फिर हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम प्रोएक्टिव काम करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे लोग हमारे पास आए, हम लोगों तक जाएंगे। उसके लिए हमने एक मोबाइल कोड का कंसेप्ट प्लान किया, उसके बारे में थोड़ा विचार किया गया और इस तरह प्लानिंग किया गया कि सिर्फ केस के लिए नहीं, हम उनको और कुछ चीज़ भी देंगे। तो दिव्यांग जन हमारे वहाँ आएंगे कोर्ट में, फिर उसके बारे में पूरा विचार विमर्श करके और पूरा बहुत गहन चिंतन किया गया, जिससे उनको काफ़ी कुछ हम दे सकें एक मीटिंग के। तो जैसे सामान्य रास्ता होता है कि जब मोबाइल कोर्ट होती है तो हम लोग 1 महीना पहले उसके एक पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में होने वाली उस डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ के सारे लोकल न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी जितने न्यूज़पेपर हैं उसमें हम लोग एक हमारी जाहिरात होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसमें हम उनको बताते हैं कि इस दिन मोबाइल कोर्ट है कमिश्नर की, और आपको उनसे रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं दिव्यांगजन लोगों को, वो उनको इस प्रोफॉर्मा में अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 महीने पहले हम इनिशिएट कर देते हैं ये प्रोसेस,
तो फर्स्ट स्टॉप में हम जो केसेस हमारे पास आए होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको सुनते हैं। लेकिन मैंने देखा मतलब सेकंड मोबाइल कोर्ट से मैंने ये स्टार्ट किया था कि लोग आते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मुझे उनको रिटेन करना है, उनको वहाँ कोर्ट में क्योंकि फर्स्ट फ्राइडे तो लीगल प्रोसीडिंग्स था जिसके लिए हमने उनको बुलाया था, तो हमने एनजीओ को मिलके उनके लिए लंच ऑर्गेनाइज करवा दिया ऑन साइट, जिससे वो लोग मतलब लंच के लिए चले जाते, फिर खाना खाने कोई पास गया, कोई दूर गया, रिलेटिव का गया, तो फिर आ नहीं पाते फिर से। और उनके पास एक तकलीफ तो होती है ट्रांसपोर्टेशन की। बिल्कुल। तो हमने वो लंच का अरेंज करवा दिया। जैसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग लगभग 2, 2:30, 3 बज जाते हैं पूरा होते। इसके बाद में लंच ब्रेक के बाद में हमने मोबाइल कोर्ट के साथ साथ में मॉर्निंग से ही अलग रूम में हर मोबाइल कोर्ट हमने कलेक्ट्रेट में की थी, उनके मीटिंग हॉल में साइड बाय साइड हेल्थ अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट किया और यूडीआईडी सर्टिफिकेट के लिए उनका एक्सपर्ट डॉक्टर को वहाँ कैंप करवाया और उनका मेडिकल चेकअप करवाया। किसी का परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी कम था या उनके जो मतलब जिसका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना था, तो एक साइड में वो चालू करवाया। फिर कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद लंच ब्रेक के बाद में हम फिर असेंबल हुए और उनको एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसियां काम कर रही हैं, उनका प्रेजेंटेशन करवाया। साथ साथ में उनके जो एक्सपर्ट थे वो वहाँ प्रेजेंट थे, डिस्ट्रिक्ट के जो हेड थे। और क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग में मतलब एक उसका प्रोफॉर्मा होता है, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं, उसको हमें लीगल सैंक्टिटी उसकी मेंटेन करनी है। तो सेकंड में एक फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग टाइप का हो गया। उनको हमने ये भी बताया कि देखिए भाई, आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अधिक से अधिक वैकेंसी क्रिएट की जाए, लेकिन अगर सबको किसी को जॉब नहीं मिल पाती है तो उसके लिए हम सेम एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी एजेंसियां हैं, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वो रूरल एरिया के लिए है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, वो अर्बन एरिया के लिए है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस मोरलेस इस अर्बन एरिया और रूरल में से सारे जो हमारे जो लाभार्थी होते हैं दिव्यांगजन जिन्होंने कंप्लेन की होती है वो भी आते हैं, तो दोनों के लिए वो बेनिफिशियल था। फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की खुद की बहुत सारी स्कीम्स थी, उसके बारे में उनको बताया गया, उनके बारे में उनको पता नहीं था। उनके फॉर्म्स वगैरह, अगर जो बेनिफिशियरी थे उनको फॉर्म वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए। साथ साथ में दिव्यांग नाना विकास निगम हमारे वहाँ भी है, तो उसकी जो स्कीम्स हैं, कौन कौन एलिजिबल है, उसको फॉर्म से लेकर सारी माहिती दी गई। और हमारे वहाँ गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके एक PSU है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की, उसमें सब्सिडी है, 35% तक सब्सिडी है और वो 30 लाख तक के लोन देते हैं। तो उसको उनके बारे में हमने सबको बताया। और मुझे आपको ये बता दो, बड़ा खुशी और गर्व होता है कि हमने जो BPL बहनें हैं हमारी, उनको हमने जो लाइवलीहुड मिशन जो रूरल और अर्बन उसमें एंगेज किया और आज लगभग 35-40 हज़ार के आसपास बहनें दिव्यांग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बढ़िया जी। बहुत तो बढ़िया। इस तरह मोबाइल कोर्ट का कंसेप्ट मतलब धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करते गए। जब भी मोबाइल कोर्ट के जाते थे उससे एक दिन पहले या मोबाइल कोर्ट के बाद में लोकल NGO से मीटिंग करना, स्पेशल स्कूल्स की मुलाकात आपके करना। टेन्योर की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या आपको लगती है मेरे पूरे अभी टेन्योर तक? में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रमुख जो बातें हैं सबसे ज़्यादा जिसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, वो मैंने 2000 से बैकलॉग रोस्टर रेशो मेंटेन करवाए। मतलब सरकार के जितने भी कैडर्स हैं उसमें ग्रांट एंड एड संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं उसमें, और बोर्ड कॉर्पोरेशंस, तो सब मिला करके हमने 21,144 जगह आइडेंटिफाई करवाई है दिव्यांगजनों के लिए। और वो केस मैंने रजिस्टर किए अपने वहाँ, सुमोटो केस उसका संज्ञान लेते हुए, और वो सारी वैकेंसी इस साल में हम फिलअप करवाएंगे। मैं इस पे आऊंगा, इस पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पे मैं आऊंगा। इससे पहले कि एक सवाल मैं और लेना चाहता हूं, फिर हम थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हैं। एक तो ये है कि अब तो आप हीरो बन गए हैं गुजरात में, ये एक अच्छी चीज हुई है डिसेबिलिटी सेक्टर में, चाहे राजेश अग्रवाल साहब हों, परवीन प्रकाश अम्बास्ता सर हों, आप हों, डिसेबिलिटी में जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। और
उनका भी नाम हो रहा है और रिकॉग्निशन मिल रही है सोसाइटी से, तो ये एक जी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उसका कारण ये भी है कि आप लोग ईमानदार हैं। जैसे आपने जी आते ही एक बात कही कि मेरे आने से पहले जो डिपार्टमेंट में कुछ कोर्ट में केसेस बहुत कम थे, तो आपने इसको ऑनेस्टली एडमिट किया। नहीं तो पहले जी लोग डरते थे कि हमें ये बोलना चाहिए मीडिया में या नहीं बोलना चाहिए। तो जब जी हम चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो फिर उसका हल नहीं निकलता। जी तो ये बताएं कि लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं कि जी स्टेट कमिश्नर की पावर्स क्या होती हैं। तो एक बार हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा बता दीजिए कि स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की क्या पावर होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे ऐसी डिमांड्स भी करते हैं जो आपके दायरे में नहीं होती। तो जी लोगों जी को जी लगता है कि आप कमिश्नर हैं तो सारी पावर्स आपके पास ही हैं। जी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक पेनल्टी क्लोज है, हम्म। लेकिन हमारे वहाँ मैंने पास हिस्ट्री चेक की और मतलब स्टाफ से डिस्कस किया, तो मतलब एक ये जगह ऐसी थी कि जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, जिसको कहते हैं ना शेर होता है जिसमें नाखून नहीं होते और दांत नहीं होते, उस टाइप का शेर है। डर दिखता है लेकिन वो मतलब किसी को मतलब डरा नहीं सकता था। तो हमारा इंटेंशन ये था कि भाई जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट कमिश्नर की है, तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो नहीं करता है उसको पेनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एनालाइज किया लीगल एस्पेक्ट उसके, तो मुझे किसी को पेनल्टी इम्पोज करनी है, तो पेनल्टी इम्पोज करने के लिए आई नीड टू हैव बजट हेड, वो नहीं था। तो मैंने प्रपोजल मूव की फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में, हम थ्रू हमारे डिपार्टमेंट के, और हमने वो बजट हेड ओपन करवा लिया। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे टेन्योर में, क्योंकि मुझे काम करना था और मुझे इफेक्टिवली काम करना था। तो मैंने ढूंढे मीन्स रिसोर्सेज। रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे इसका एक इम्पैक्ट जनरेट हो। तो उससे फिर एक टूल हाथ में आ गया, जो हम उसको जो नॉन कॉम्प्लाइंस करती है कोई भी एजेंसी किसी भी काम के लिए, सपोज एक्सेसिबिलिटी है, तो पहले एक्सेसिबिलिटी में नोडल ऑफिसर के और ऑफिसर थे, तो कुछ काम ही नहीं हो रहा था, लगभग समझिए शून्य कामगिरी थी। फिर पता नहीं डिपार्टमेंट को लगा एक अच्छा काम कर रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे बना दिया नोडल ऑफिसर एक्सेसिबिलिटी के लिए। फिर उन्होंने एक और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक्शन लिया, मुझे 4% रिजर्वेशन के लिए, उसके लिए भी स्टेट नोडल ऑफिसर बना दिया। तो उसी के बेस पे फिर मैंने केस रजिस्टर किए और वो 21,000 जो जगह क्रिएट करवाई थी। फिर मुझे लगा एक्सेसिबिलिटी में कुछ काम होना जरूरी है, लेकिन पेनल्टी क्लोज नहीं था उसके, इसके लिए बहुत इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, हमारे डिसीजन वगैरह का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे। इसके बाद कई पेनल्टी लगाई हैं गवर्नमेंट एजेंसियों को, और उसके बाद अभी इफेक्टिवली काम मतलब काफ़ी अब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं इस कोर्ट को। और हम लोग बहुत समरी ट्रायल, जैसे एक्ट में प्रोविजन है इस टाइप का, हम बहुत लंबा नहीं खींचते, 1 2 3 हियरिंग में, और मोस्टली तो एप्लीकेशन आती है, जैसे हम रिमार्क्स मांगते हैं उसके ऊपर ही रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे केसेस हैं, केसेस जो एप्लीकेशन है उसको हम एज ए केस स्टेट नहीं करते, हम उसको पहले उस पर रिमार्क्स मंगवाते हैं डिपार्टमेंट की, तो मोस्टली उसी लेवल से रिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे गिनने जाऊं तो मुझे ऑलमोस्ट मतलब हर महीने मेनली जो 400। एक कोर्ट का काम है, जो आपकी जी पावर्स है डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी केस आते हैं, वो पावर है डिसेबिलिटी जी कमिश्नर के जी पास उसको जी सॉल्व करवाने की। जी जी तो लोग रीच आउट कैसे करते हैं? क्या आपका कोई अलग से पोर्टल है, वेबसाइट है? कैसे लोग आपके पास आते हैं? देखिए जैसे मैंने बताया कि एक तो हमारी मोबाइल कोर्ट हो गई, हाँ, वो तो दूसरी ठीक हमारी है, जो रेगुलर स्टेशनरी कोर्ट कोर्ट है। है। हम्म। हाँ, और रेगुलर कोर्ट है वो गांधीनगर में है। और हम लोग मतलब बहुत इसमें रिजिड नहीं है, हमें सिर्फ 2 चीज इंश्योर करनी होती है कि एक तो उसका ग्रीवेंसेस और दूसरी इसकी डिसेबिलिटी। तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करके हमको मेल कर दे, दैट इज सफिशिएंट। पर आपकी ईमेल और आईडी या फोन नंबर कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे? कोई पोर्टल है आपका? लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपकी ईमेल आईडी हाँ क्या है? हाँ, वो वेबसाइट पे वो सारी डिटेल दी हुई है सारी, तो एप्लीकेशन मुझे ऑनलाइन कर देते हैं। और हम लोग जिस तरह सीसीपीटी साहब ऑनलाइन हियरिंग करते हैं, हम मतलब जो दिव्यांगजन भाई आ नहीं सकते उनको हम ऑनलाइन उनकी जो टेस्टमनी है, जुबानी लेनी है वो ले लेते हैं, उनको मतलब आने की जरूरत नहीं है सबको 100%। हाँ, लेकिन जो जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन की गई है गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसको हम जरूर वहाँ फिजिकल बुलाते हैं। बट दिव्यांगजन भाई बहनों को एग्जाम्पशन है कि वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर ये बताएं कि अब पहले आते हैं 21,000। जैसे एक चीज हमने देखी है, गुजरात जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है इंडिया की,
जी और नाम है गुजरात का, और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं जो गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं। जी लेकिन वहाँ के जो डिसेबल्ड हैं, जैसे आप खुद भी बता रहे हो, तो जी इतना आगे नहीं बढ़ सके जितना वो बढ़ सकते थे, जिस तरह से स्टेट का बजट है, जहाँ स्टेट की फैसिलिटीज हैं। तो क्या आज भी बड़े दो तीन चैलेंज आपको लगते हैं जो गुजरात के डिसेबल्ड के सामने हैं? बट आपने क्या फिगर आउट किया है अपने टेन्योर में, कौन से दो तीन बड़े चैलेंजेस हैं जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो इग्नोरेंस है। दिव्यांगजनों को अभी भी मतलब कह सकते हैं 100% ये पता नहीं है, या उनके पेरेंट्स को या उनके जो भी अभिभावक है उनको, कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट है और उनके बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, मतलब जो इमीडिएटली हमारे कोर्ट के इंटरवेंशन से रिजोल्व हो सकते हैं। तो ये इग्नोरेंस जो है लोगों तक इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाई है। तो ये मैंने हमारे सेक्रेटरी सर से भी बात की थी, और वो भी इस बारे में चिंतित हैं कि मैसेज लोगों तक स्ट्रांगली जाना चाहिए कि भाई आपके लिए स्पेशल कोर्ट है और आपके कोई भी ग्रीवेंसेस हो, आप इसमें बहुत जल्दी इसमें रिजॉल्व हो जाते हैं समरी ट्रायल से। तो आईसी एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है इस एक्ट के बारे में, क्योंकि सिटी तक हमारी शायद पहुंच है, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी पहुंच नहीं है इतनी, मतलब वाइडली जो है। और एक आध केस में मैंने देखा कि दिव्यांगजन को निराश हो जाते हैं, वे हाई कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हाई कोर्ट में तो मैटर जल्दी रिजॉल्व हो नहीं पाती इतनी जल्दी, तो मेरे पास में आते हैं। तो फिर मैं उनको ये सलाह देता हूँ, या तो आप विड्रॉ कर लीजिए हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट भी जरूरी हमारे कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दीजिए कि भाई पहले फर्स्ट अपील आपके पास एक है कोर्ट अवेलेबल, अब वहाँ जाइए रेमेडी जो अवेलेबल आपके पास में, फिर हमारे वहाँ आना। तो लेकिन फिर उनको पश्चाताप होता है कि काश हमें पता होता तो हम आपके पास ही पहले आते, हमारा अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता। तो फिर इन दैट केस वो हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के विड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमारे वहाँ अप्लाई करते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने रिजॉल्व किए हैं। जो आप 21,000 वाली बात कर रहे हैं, वो तो एनएफ भी दावा करती है उन्होंने हाई कोर्ट से केस जीता है अक्टूबर में। हाँ जी। आप कह रहे हैं हाँ कि वो आपने सुओ मोटो केस लिया है। नहीं, मैं ये बात बता रहा था, उसमें एक्चुअली क्या था कि एक सुप्रीम कोर्ट की मैटर थी, उसके रेफरेंस में हाई कोर्ट, हाँ, नेशनल ब्लाइंड एनबीएस ने एक केस किया था गुजरात हाई कोर्ट में। लेकिन उनको डेटा तो देना था हाई कोर्ट को, मतलब हमारी कितनी कैडर हैं, उसमें कितनी पोस्ट वैकेंट हैं, 2000 से रोस्टर रजिस्टर हैं या नहीं है। तो पहले हमारे डिपार्टमेंट ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कोशिश की कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, काफ़ी मेहनत करने के बाद, मशक्कत करने के बाद। और हाई कोर्ट में हमको फाइल करनी थी एफिडेविट, जिसमें सारे डिटेल्स देनी थी। फिर जो मेरे बॉस है उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये हो नहीं रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो आप कर पाओगे इसको? मैंने हाँ मैं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है कि आई नीड टू बी वेरी हार्श। फिर आप मुझे मतलब कहना मत कि भाई आप पेनल्टी मत लगाइए या कुछ ऐसा नहीं करिए, तो एग्री होंगे। तो उन्होंने इमीडिएटली नोटिफिकेशन इशू करवा दिया कि 4% रिजर्वेशन के लिए मिस्टर राजपूत विल बी नोडल ऑफिसर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, और उनको मुझे एम्पावर कर दिया, नोटिफाई कर दिया गैजेट में। फिर ऑन दैट ग्राउंड फिर मैंने इसको, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब तक बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, 2000 से बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसने रोस्टर रजिस्टर बनाया था, और बिना रोस्टर रजिस्टर के आप 4% रिजर्वेशन को इंश्योर नहीं कर सकते। और छोटे छोटे ही सपोज एक आश्रमशाला है गाँव में, ठीक है, स्कूल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, रेसिडेंशियल स्कूल्स वगैरह है। एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, कॉर्पोरेशंस में भी कई तरह की होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई है, फिर कॉर्पोरेशन है सिंपल नगर पालिका जिसको कहते हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, और उसमें नगर पालिका में भी कई कैटेगरी हैं, ए बी सी डी, 4 तरह की। उन सब में करवाना था। ग्रांटेड स्कूल्स है हमारी, जिसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में जो ग्रांटेड एड होती है, उनकी सैलरी जो है टीचर्स की सारी गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आती है। तो उसमें भी हमें इंश्योर करवाना था। हमारे गवर्नमेंट के पीएसयू जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं, उसमें इंश्योर करवाना था। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, और एडमिनिस्ट्रेटिवली डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की उसको कि वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अल्टीमेटली फिर मुझे नोटिफाई किया गया इस पोस्ट के लिए, नोडल ऑफिसर। तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि ये 31 दिसंबर तक हो जाए सारा एक्सरसाइज पूरी?
नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा रोल ये था कि फिर डिपार्टमेंट ने भी क्या किया कि हर डिपार्टमेंट में अपने लिए नोडल ऑफिसर अनाउंस कर दिया। फिर वो मेरे कोर्ट में हाजिर रहते थे। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं हो पाया तो अल्टीमेटली मैंने टेकअप किया, और वो फिर आते थे, उनको मतलब टाइम दिया गया। स्पीच करते करते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बात कर रहे थे, तो उसको हमने 3-4 महीने के अंदर सारा करवा लिया मोरलेस। तो अभी हो गया अब आइडेंटिफिकेशन? हाँ, आइडेंटिफिकेशन हो गया है, 21,144 जगह आइडेंटिफाई हो गई हैं। और वो डेटा डिपार्टमेंट ने दिया है हाई कोर्ट में, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे एफिडेविट किया हाई कोर्ट में, और उसका कमिटमेंट दिया है कि इस साल हम इसको मोस्टली कर देंगे, जो छोटा मोटा बाकी रह जाएगा उसको अगले साल करेंगे। पर मुझे लगता है मोर और लेस सब एजेंसियां एक्टिव हैं, और उनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह आना चालू हो गया है। तो हाँ, मुझे लगता है दो जगह ऑलरेडी आ गया है। जी जी, तो मुझे लगता है साल दिसंबर तक मेरे ख्याल से पूरा हो जाना चाहिए जी। जी बढ़िया, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। सर ये जी बताएं कि गुजरात में एक सबसे बड़ा और चैलेंज है कि जो 100% ब्लाइंड है जी। उनको हर बार बीएड में एडमिशन नहीं मिलती, या उनको टीचिंग जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, हर बार उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। ये क्या सेंसिटाइजेशन का इशू है या क्या इशू है? थोड़ा हो सकता है कि सेंसिटिविटी कम रही हो, मुझे लगता है, क्योंकि जैसे हर स्टेट में और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजन है, एक्सपर्ट कमेटी के प्रोविजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर पोस्ट के लिए डिसेबिलिटी फिक्स की हुई है। तो हमारे वहाँ भी एक्सपर्ट कमेटी स्टेट लेवल की, जिसमें मैं हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एसीएस साहब हैं, सर हैं, वो चेयरमैन है, और मैं इसका मेंबर हूँ। तो काफी हर बार होता था, मतलब क्लरिकल कोई भी कैडर होता मतलब जो भी डिपार्टमेंट आता था वो एग्जामिशन चेक करता था कि हमको ब्लाइंड से एग्जामिशन दिलवा दीजिए, क्योंकि ये हमारा काम इस टाइप का है, ब्लाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, और मुझे बहुत सिंपैथी थी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक पूरा इसको एक्सक्लूड किया जाए किसी भी जॉब के लिए। तो मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया। फिर हमने, हमारे वहाँ एक ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है, तो हमने वहाँ से जब भी नेक्स्ट मीटिंग में वी कॉल ब्लाइंड पीपल, और उनको मतलब सेंसिटाइज किया कि देखिए आप दीजिए डिटेक्शन, और एज ए नॉर्मल असिस्टिव डिवाइस की मदद से ये सारा नॉर्मल जो काम करते हैं आदमी, वो काम कर सकते हैं। तो मतलब मेरे आने के बाद मुझे याद है कि मैंने बहुत रेजिस्ट किया, और ऑलमोस्ट समझिए अब तो नील है, हम किसी को नहीं देते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर ब्लाइंड के लिए जो आते हैं, अब उनकी भी मतलब कम हो गया उनका, मतलब अब वो मांगना बंद कर दिया हमने। इम्प्रूवमेंट है मतलब आपका। हमने, हाँ, उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करेंगे। और लोगों को नॉलेज भी नहीं है उनको कि भाई, उनको मतलब दिमाग में ऐसा ही है कि ब्लाइंड है तो काम नहीं कर पाएगा। पर लेकिन उनको फिर हमने समझाया हर डिपार्टमेंट को कि भाई असिस्टिव डिवाइस की तरह से वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्री उनका काम ज्यादा अच्छा है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, ही इज मोर फोकस्ड। तो अब मुझे लगता है कि मोरलेस ये काफी सेंसिटाइज किए हैं हम लोगों ने, और अब इस तरह की एग्जामिशन वाली बात नहीं आती है। जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की आप बात कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। जो जानकारी मिली, एक तो ये मिली कि 2021 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। आप मुझे करेक्ट करना जहां मैं गलत होऊंगा। दूसरी बात, वहां डिसेबल्ड की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक डिसेबल्ड का नाम नॉमिनेट हुआ, उसकी डेथ हो चुकी थी 4 साल पहले। तो जी, ये इतना इग्नोरेंस क्यों स्टेट की ओर से? और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की मेरे ख्याल से मीटिंग नहीं हुई है, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। वो डिसेबल्ड की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है उस बॉडी में? नहीं, ये देखिए, ये जो इशू है वो डिपार्टमेंट लेवल का इशू है, मेरे लेवल में इसका मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मुझे जिस फॉरम में बताना चाहिए मैंने उसको बता दिया गया है, मैंने मेरी तरफ से, कि ये रेगुलर मीटिंग बुलाना जरूरी है। और उन्होंने जो जो मुझसे मांगा मैंने उनको दे दिया है। मंत्री जी से एक जो दिल्ली में 7th एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, तो उसके बारे में उन्होंने फिर मुझे, मेरा नाम नॉमिनेट किया था, उनको जाना था बेसिकली, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो उसके बाद में मैंने मतलब उसके जो सर्कुलर्स वगैरह हैं, स्टेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब उनको दे दिया है। और मुझे लगता है मंत्री जी बहुत इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता है शायद अभी असेंबली सेशन के बाद में, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये, सब डिपार्टमेंट को बुलाना है, डिस्कस करने सारे इश्यूज। तो मुझे लगता है शायद असेंबली सेशन के बाद में अप्रैल मई में शायद ये होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें मेरा भी कोई सीधा डायरेक्ट नहीं नहीं, मतलब जस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हाँ, होता है। आपकी राय ले रहे हैं हम कि ऐसा हाँ जी, हाँ आपका जी। ये हाँ हाँ बताएं कि आप, जैसे बहुत सारी स्टेट ये डिमांड कर रही हैं कि हर स्टेट में जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिस या सोशल सिक्योरिटी ऑफिस है,
उसमें डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो गुजरात की जरूरत भी है कि डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए? हाँ, अभी तो मतलब हमारे जो एक ही छत्र में हम काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हम्म। तो मुझे लगता है कि हमारे वहाँ प्रोसेस तो स्टार्ट हुई है, सेक्रेटरी सर एक ही हैं, लेकिन हमारे वहाँ डिवीजन अलग अभी उसके लिए कुछ पोस्ट वगैरह नई क्रिएट की गई हैं, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एक्सेसिबिलिटी को कैसे देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की जो एक्सेसिबिलिटी है गुजरात में, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, क्या उस दिशा में भी काम चल रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे थे कि एक्सेसिबिलिटी के नाम पे जीरो है अभी, खास तौर पे यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में। तो ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन में है, क्या आपने इसका कोई निरीक्षण किया अभी तक? हाँ, एक्सेसिबिलिटी का मेरे नॉलेज में आया है, और मुझे लग रहा है जिस तरह मैंने जॉब के लिए एक बड़ी मासिव काम किया था, इसमें भी जरूरत है। तो उसमें सो मोटो संज्ञान लेते हुए हमने सबको नोट इशू किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज को भी? हाँ, यूनिवर्सिटीज को, सारे कॉलेजेस को, सेल्फ फाइनेंस एंड प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कॉलेज, देन मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, पीएससीज, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे, उन सबको एक्सेस चालू करवा दी है, और वो लोग सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरे पास में मोर और लेस शायद अगले महीने तक एक परफेक्ट डेटा आ जाएगा, और जो नॉन कॉम्प्लाइंस है, जो एक्सेसिबिलिटी को कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको हम एक चांस देके विल इम्पोज पेनल्टी और करवाएंगे इस साल में। ये मुझे लगता है कि काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है गुजरात में काम नहीं हुआ है, अच्छा, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन कंपाइल डेटा हमारे पास नहीं था, तो वो कंपाइल डेटा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं कह पाऊंगा शायद मार्च के बाद में कि कितने उसमें हमने सारे पोस्ट ऑफिस भी ले लिए, हमने सारे रेलवे स्टेशन भी ले लिए, सारे बैंक्स ले लिए हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल प्राइवेट पब्लिक सब कुछ ले लिया है उसमें। ये बताइए और दो चीजें, कि एक तो आपने पहले कहा कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कि डिसेबल्ड खुद ही इग्नोरेंट है, कि यहाँ एक जी ऐसा कोर्ट भी है। जी फिर आपने दूसरी ये भी कहा कि कुछ लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है, कि ब्लाइंड को लेने में हेजिटेट करते हैं जॉब्स में। तो अवेयरनेस के लिए आपका डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए डिसेबल्ड के प्रति? मुझे लगता है ये हमारे डिस्कशन हुआ था जब भी हमारी मीटिंग वगैरह होती है, तो और उसके लिए कुछ स्पेशल फंड वगैरह मांगा गया है अवेयरनेस के लिए, और मुझे लगता है शायद इस बजट में वो सैंक्शन हो जाएगा, तो हम लोग रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ ड्राइव करते रहेंगे अवेयरनेस के लिए। उसमें हम हम आपका साथ पार्टनर कर सकते हैं, जहां हमारी सेवाएं जी भी होंगी तो हम बिल्कुल आपके डिपार्टमेंट के साथ मिलके अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जी जी आपके नेक्स्ट 3 एम्बिशंस क्या है इस डिपार्टमेंट में? कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो आपको करनी ही करनी है? सबसे जो बड़ी है वो है एक्सेसिबिलिटी। मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट की, हर प्राइवेट पब्लिक से रिलेटेड। तो वो मैंने अभी इनिशिएट किया है। तो एक तो है ये एक्सेसिबिलिटी में काम करना है मुझे। दूसरा स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स, पर्टिकुलरली ब्लाइंड और डेफ, उनसे रिलेटेड जो स्कूल्स हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स और स्पेशल स्कूल्स, उसमें बेटर मोड ऑफ कम्युनिकेशन एजुकेशन, वो मुझे अभी प्रायोरिटी में लिया है मैंने। वो मुझे इंश्योर करना है उनको अच्छा एजुकेशन मिले। जैसे ब्लाइंड है तो उनको अगर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी जाए, कंप्यूटर सिखाया जाए ऑपरेट करना, तो वो उनको स्क्राइब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो उस पर दे पाएंगे। और इसी तरह मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो स्क्राइब उनके लिए बड़ा हेडेक होता है। तो एक ये मेरा एम्बिशन था, मतलब फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी, सेकंड ये इंक्लूसिव स्कूल वगैरह में, हाँ, उसमें अच्छा एजुकेशन हो, बुक्स वगैरह हो, रेफरेंस बुक वगैरह हो, वो है। और तीसरा मुझे हमारे जो हमने जो एक नया इनिशिएटिव लिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सेसिबल ऑडिट कमेटी बनाई है, तो उनको भी हमको एम्पावर करना है, ट्रेन करना है, सो दैट कि ये जो एक्सेसिबिलिटी जो है वो रेगुलर फीचर बन जाए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। वो रेगुलर हमने अभी हमको मतलब कोई कैंपेन करनी पड़ती है हर महीने 2 महीने में, उसके बदले रेगुलर बेसिस पे उनका कुछ ना कोई ऑडिट होता रहे हर डिस्ट्रिक्ट में।
तो ही तभी हम लोग बहुत जल्दी 100% एक्सेसिबिलिटी क्लेम कर पाएंगे। तो उसको ट्रेनिंग वगैरह करवाना है मुझे बहुत जल्दी, मुझे लगता है शायद असेंबली पूरा होने सर के मैं बाद में मैं करवा आपको दूंगा। मुबारकबाद देता हूँ, एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है। ये स्पेशल स्कूल वाला मुझे बता रहे थे कि 2003 के बाद रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई वहां पे, और जी सिचुएशन बहुत खराब है। और मैं पर्सनल तौर पे भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको टेकअप कीजिए, कि इनकी जो गुजरात के स्पेशल स्कूल्स हैं उनकी कंडीशंस की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्पेशल स्कूल है इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आ जाना चाहिए सोशल वेलफेयर से हटके, या आपको लगता है कि कहीं भी रहें बस इस पे ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, वो कहीं भी रहे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल्स हैं जो जिसमें जो गवर्नमेंट डायरेक्ट देखती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमने उनका सो मोटो केस वगैरह रजिस्टर किया हुआ है, और हम लोग उसको मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उसका अच्छी तरह से, जैसे स्पेशल स्कूल्स के लिए एक जुड़ा हम प्लान सोच रहे हैं कि उनको भी एमडीएम की इसकी वो है, एडिप वगैरह है, उनकी सहायता मिलनी चाहिए। तो वो एक केस भी हमारी कोर्ट में चालू है। तो ध्यान देने की जरूरत है, वो कहीं भी रहें, सरकार में रहें या एज ए डिपार्टमेंट के पास में रहें, उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पैरा प्लेयर्स की भी एक कंप्लेन आई थी कि जॉब में पता ही नहीं चल रहा, कईयों को जॉब मिल रही है जो जीत के हैं, कईयों को नहीं मिल रही। तो कुल मिला के चीजें जो दिखने में आ रही हैं गुजरात में वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उस पे आपका क्या व्यू है? अ, मुझे लगता है कि अभी मुझे लगता एक 2 महीने पहले की बात है, चेस के चैंपियन थे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के शायद, तो उनको हमने कुछ जॉब दिलवाई है एज ए क्लास ऑफिसर डायरेक्टली। तो कहीं कहीं काम होता है, और कुछ ऐसे प्रपोजल उसमें प्रोसेस में है मेरे ख्याल से। को उसके बाद क्योंकि पॉलिसी इसके बारे में तो मुझे बहुत मतलब मुझे देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली क्या पॉलिसी है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो हम इम्प्रूवमेंट करवाएंगे। लेकिन प्रोसेस तो स्टार्ट किया गया है अभी, क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले ही हमने उनको क्लास ऑफिसर बनाया है। तो पैरा आप ओलंपियन वगैरह को जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड लेके आते हैं, उनको तो डायरेक्ट जॉब देना बहुत जरूरी है, देना चाहिए। देखेंगे हम, अगर पॉलिसी की कहीं जरूरत होगी जहाँ हमारे इनपुट मतलब देना होगा एट प्रॉपर लेवल, तो दैट विल गिव श्योर। तो एक चीज जो इस इंटरव्यू में निकल के आई है कि आपकी नजर में सारी चीजें हैं, जी और क्योंकि एक लंबे अरसे बाद मूवमेंट शुरू हुआ है गुजरात में, तो चीजें होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें सब आपके लेंस के अंडर हैं। जी जी। कोई मैसेज सर आप जो हमारे लिसनर्स को या गुजरात के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को देना चाहें? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि स्काई इज द लिमिट, सरकार आपके साथ में है, और हर जैसे गुजरात में स्पेशल इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, इतनी सारी जॉब क्रिएट की गई हैं। मुझे तब खुशी होगी कि एक भी जॉब, क्योंकि दो अटेम्प्ट तक हमको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, इसके बाद में जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। एक भी पोस्ट जनरल में कन्वर्ट ना हो, हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो उसका पूरा लाभ लें। पर्टिकुलरली सबसे वल्नरेबल सेक्शन जो है वो डेफ एंड डम, ब्लाइंड, उनकी जगह नहीं फिलअप हो पाती हैं, और आईडी वाले जो भी हैं मनोदिव्यांग, उनके भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो सरकारी जॉब्स हमारे लिए रेडी हैं हर लेवल से, उसको हमको उसका उपयोग करना है। हमारी एक भी वैकेंसी ना जाए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का करिकुलम अलग होता है। 10th-12th पास करना, ग्रेजुएट होना अलग बात है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको उसके हिसाब से उसका जो करिकुलम होता है, उसमें जनरल मैथमेटिक्स है, जनरल स्टडी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, लॉजिक है, वो सब हमको पढ़ना पड़ता है। तो दिव्यांग भाई बहन एक क्षेत्र में काम करें। आपको सपोज सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हर सरकार के बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप अपने लायक कुछ काम छोटा मोटा शुरुआत करिए, और कोशिश करिए, मतलब मुझे जहाँ तक पता है वहाँ कोई तकलीफ मतलब स्कीम बहुत सारी हैं, हमें उसको नॉलेज मिल जाए, हम उसको प्रॉपर एजेंसी से इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर कोई नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है दिव्यांग भाई बहनों को जरा भी तकलीफ नहीं आएगी उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और जॉब के लिए भी। थैंक यू सर, यही हमारी विशेष हैं कि मोर पावर टू यू, आप अच्छा काम करें, और ये 21,000 जो नौकरियां हैं, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एक भी जनरल सेक्शन में कन्वर्ट ना हो, सभी डिसेबल्ड को नौकरी मिले। एक्सेसिबिलिटी पे और स्पेशल स्कूल्स पर आप ध्यान देंगे, आपने शो में हमसे वादा किया है। और कहीं भी आपको कोई मदद चाहिए रेडियो उड़ान से,
आपकी इवेंट्स को पब्लिसिटी के लिए, जहाँ किसी एनजीओ से आपको कोलैबोरेशन करनी है बच्चों की मैथ रीजनिंग के लिए, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर भी काम कर रही है। तो सरकार और एनजीओ मिलकर कोलैबोरेशन में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। हमें समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी आप रेडियो उड़ान से जुड़े रहेंगे और अपना कीमती समय देते रहेंगे। जरूर जरूर, थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी गुजरात श्री विष्णु कुमार राजपूत साहब से। उन्होंने कई चीजों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। चीजें शुरू हैं, स्लो पेस में है, लेकिन उनको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आप भी अपने अधिकारों को लेके जागरूक हों, डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफिस का इस्तेमाल करें। कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कंप्लेन फाइल करें। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में नॉलेज हासिल करें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन, जो कि एक एक्सेस टू डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई, जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं, और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं, तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन, जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन।